हे गाइस, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो कोड के साथ देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। देखो, एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक मेन क्लास है और मैं यहाँ पे ना एक क्लास बनाता हूँ। तो क्लास बना रहा हूँ मैं कुछ ऐसा, पब्लिक स्टैटिक क्लास। मैं ना ऐसा पेयर बना रहा हूँ जिसके अंदर मुझे मान लेते हैं मुझे निकालना है वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मुझे निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हाइट, विड्थ, और लेंथ। ठीक है, हाइट, विड्थ, लेंथ, ये तीन चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसके कंस्ट्रक्टर को भी लिख देता हूँ। तो पब्लिक पेयर, मैंने कंस्ट्रक्टर लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे हाइट दे दी, इसकी विड्थ दे दी, इतनी विड्थ है और इतनी लेंथ है। एंड उसके अकॉर्डिंग मैं इनकी वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू एच। इस दिस का रेलिवेंस अभी आने वाली वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाइट, विड्थ और दिस डॉट लेंथ इक्वल टू लेंथ। एंड अभी के लिए बस इतना समझ लो, जो दिस होता है क्लास के वेरिएबल को रेफर करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता दिस एच इक्वल टू एच, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। क्या बोलता? इस एच के अंदर, इस एच के अंदर ये एच की वैल्यू साइन कर दो, मतलब सेम डेटा के अंदर सेम डेटा साइन कर दो। इसका कोई मतलब थोड़ी ना रहा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस वाले एच के अंदर इस वाले एच की वैल्यू साइन कर दो। ये कौन, इसको, ये जो भी मैंने लाइन बोली कि ना मेरे इस वाले एच के अंदर इस एच की वैल्यू साइन कर दो, ये कौन करवाएगा? ये करवाएगा दिस। तो दिस से मैं क्या बोलूंगा कि भाई क्लास के अंदर रखे हुए वेरिएबल के अंदर, क्लास में एक वेरिएबल है जिसका नाम है एच, क्लास में एक वेरिएबल है जिसका नाम है एच, उसके अंदर इस एच की वैल्यू साइन कर दो। ठीक है, सो अब आगे जाते हैं। एंड इसके बाद मैं अपना वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरा वॉल्यूम कितना होगा? पब्लिक इंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है रिटर्न हाइट मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ। एंड इसके अंदर मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, डेट इज सरफेस एरिया। तो मैंने दो फंक्शन बनाए, एक बनाया मैंने वॉल्यूम, एक बनाया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का? यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल एंड सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल नहीं, एक क्यूब कहना ज़्यादा सही रहेगा, एक रेक्टेंगुलर क्यूब। तो बेसिकली वो तो इसी का पार्ट हो गया। सरफेस एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच क्रॉस डब्ल्यू प्लस में एच क्रॉस एल प्लस में डब्ल्यू क्रॉस एल, इन सब का 2 टाइम्स। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो एंड हमें सरफेस एरिया भी मिल गया। अब देखो, मैंने ये क्लास तो बनाई, ये पेयर बनाया मैंने। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पेयर, इसको देते हैं रेक्टेंगुलर पेयर। ये हमने रेक्टेंगुलर पेयर नाम से एक क्लास बनाई, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया एंड उस फंक्शन का नाम वॉल्यूम दे दिया, एक फंक्शन नाम सरफेस एरिया दे दिया। जब वॉल्यूम कॉल करूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा रेक्टेंगुलर पेयर का, और जब सरफेस एरिया कॉल करूंगा तो मुझे इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। एंड अब हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं इसका मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड मेन के अंदर मैं कुछ इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो स्ट्रिंग आर्ग्स, और फिर एक फंक्शन test1 नाम से उसको लगा देता हूँ कॉल। और ऊपर एक बनाते हैं फंक्शन दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड test1। एंड test1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर पेयर दैट इज rp न्यू रेक्टेंगुलर पेयर को कॉल लगा दिया। हाइट मैंने पास कर दी 10, विड्थ मैंने पास कर दी 5 और लेंथ मैंने पास कर दी 12।
एंड इन तीनों को मैंने पास करा और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ सिसो आरपी डॉट इसका वॉल्यूम कितना है, एंड देन प्रिंट कराएंगे इसका सरफेस एरिया। वॉल्यूम इज इतना आएगा और फिर इसका सरफेस एरिया प्रिंट करा लेते हैं। सरफेस एरिया इज दिस एंड इस प्रोग्राम को करते हैं रन। इस प्रोग्राम को किया हमने रन और आउटपुट आया दिस। वॉल्यूम आ रहा है इसका 600, सरफेस एरिया भी सेम ही आ रहा है। थिंक वो वैल्यू कुछ अलग अलग पास करता है, 7 पास कर लेते हैं। ओह यहाँ पर मुझे पास करना चाहिए था सरफेस एरिया। अब कैलकुलेट करते हैं, दोनों क्वांटिटी अलग अलग आएगी। ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है 840, सरफेस एरिया आ रहा है 548, और अगर मैं इसको 5 पास कर देता हूँ तो वॉल्यूम आ रहा है 600, सरफेस एरिया आ रहा है 460। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होगी सॉल्व, पर अगर मान लो कल को कोई पर्सन बोले नहीं नहीं मुझे ना सिर्फ इसके अंदर मुझे कुछ पास ही नहीं करना, अगर मान लो कुछ पास ही ना करे, वो कह रहा है मैं कुछ पास नहीं करूंगा, तो उस टाइम पे हाइट और वॉल्यूम कितना रहेगा? जब मैं कुछ डेटा ही नहीं दूंगा तो हाइट तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बट जब मैंने कुछ पास नहीं करा तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं कोड, क्योंकि एग्जीक्यूट ये तो एरर आ जाएगा, कंपाइलर एरर आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर मेन रेक्टेंगुलर पेयर इज अनडिफाइंड, आपने ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक और ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाओगे दैट इज पब्लिक, जिसको मैं कहता हूँ वो कंस्ट्रक्टर कैसा है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो एक्चुअल में ना जब मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था, इस कंस्ट्रक्टर करते हैं कमेंट, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे अभी ये प्रोग्राम सही चल रहा है, इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 00। ऐसा क्यों हुआ, 00 क्यों मिला? जब मैंने इसके अंदर कोई डेटा पास नहीं करा, जब तक मैंने इसमें कोई डेटा पास करूंगा नहीं तो वैल्यू मुझे मिलेगी 0। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पीछे की ओर इन्वोक हो जाता है। जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है ना, तो इन सबको इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। इसको 0 दे देगा, इसे भी 0 दे देगा और इसे भी 0 दे देगा, इन तीनों को 0 वैल्यू देगा। तो जब 0 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0 मिलेगा, और इसको इवेल्युएट करोगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा। वो किसकी वजह से हुआ? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से। पर जब आपने अपना एक कंस्ट्रक्टर इसको दे दिया, जो आपने अपना एक खुद का कंस्ट्रक्टर बनाकर इस क्लास को प्रोवाइड कर दिया, तो अब ये क्लास ना इस कंस्ट्रक्टर के बीच में बंध चुका है। मतलब कि अगर आप इस क्लास को कॉल करना चाहते हो ना, तो आपको इसको 3 वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बना के आपने इसको प्रॉमिस किया कि यार मैं तुझे 3 वैल्यू दूंगा तभी तेरे को इनिशियलाइज करूंगा। क्योंकि जब भी आप इस क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को न्यू करने के लिए जाओगे, जब भी मैं आरपी को न्यू करूंगा, तो मैंने अपनी क्लास के अंदर एज अ प्रॉमिस कर रखा है कि मैं इस कंस्ट्रक्टर को 3 वैल्यू इसको देने वाला हूँ। 3 वैल्यू इसको मैं 3 वैल्यू ऐसा आर्गुमेंट मैं इसको पास करूंगा। बट यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ करा नहीं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। इसकी वजह से ये कंपाइलर बोला कि भाई एरर है, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे 3 वैल्यू एज एन आर्गुमेंट पास करोगे और आप कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हो। पर मैं तो कुछ वैल्यू पास करना ही नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो मैं यूजर को एक फीचर और देता हूँ कि यार तुम क्या करना, तुम ना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपनी तरफ से बना लो। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाओ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? जब मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम कुछ नहीं है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम है इन सबको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देना। अगर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया तो अब ये वाला जो फंक्शन है ना, बोलेगा ठीक है, अगर तुम मुझे कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे तो तुमने मुझे 2 प्रॉमिस किया। प्रॉमिस नंबर 1 मुझे 3 आर्गुमेंट पास करोगे, और प्रॉमिस नंबर 2 मुझे कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करोगे। अगर तुमने मुझे कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करा तो मैं सबको डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा, और अगर तुमने मुझे 3 आर्गुमेंट पास कर दिए, 3 आर्गुमेंट पास किए, तो मैं उन लोगों को वो 3 वैल्यू असाइन कर दूंगा जो आपने मुझे एज अ आर्गुमेंट पास किए हैं। तो अब भी ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा, बट आंसर 0 आएगा क्योंकि मैंने इनको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है। आंसर अब भी 0 आएगा। बट व्हाट इफ अगर कोई बोले कि नहीं यार मैं ना कुछ ऐसा भी चाहता हूँ, क्योंकि अब क्यूब भी तो हो सकता है, ये हर बार रेक्टेंगुलर पेयर जरूरी हो, ऐसा क्यूब भी तो हो सकता है। तो क्यूब के लिए क्या होता है? हाइट, विड्थ, लेंथ तीनों इक्वल होते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे पास करूं 10,10,10 ये वैल्यू पास करूं? इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर बना लेता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ
मैं चाहता हूं कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर हो जिसके अंदर मैं सिर्फ 10 पास करूं और मेरा क्लास अपने आप ही समझ जाए कि ये 10 वैल्यू हाइट को भी देनी है, विड्थ को भी देनी है और लेंथ को भी देनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मैं सिर्फ एक डेटा ले रहा हूँ, दैट इज हाइट, या फिर लेंथ कह लेते हैं, हाइट कह लेते हैं। हाइट मैंने एज अ डेटा लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट हाइट इक्वल टू दिस डॉट विड्थ इक्वल टू दिस डॉट लेंथ इक्वल टू एच। इन तीनों को मैंने सेम वैल्यू असाइन कर दी, हाइट को, विड्थ को, लेंथ को, तीनों की सेम वैल्यू असाइन कर दी। अब ये 10 जो डेटा है ना, अब मैंने इसको 3 प्रॉमिस करे। इसको प्रॉमिस नंबर 1, मैं तेरे को 3 कंस्ट्रक्टर दूंगा, मैं तुझे 3 पैरामीटर्स पास करूंगा। प्रॉमिस नंबर 2, मैं तुझे 0 पैरामीटर पास करूंगा। और प्रॉमिस नंबर 3, मैं आपको सिर्फ 1 पैरामीटर पास करूंगा। ठीक, अब इन 3 प्रोमिस, अगर मैंने 3 प्रोमिस को करे हैं तो मैं इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉमिस को इन्वोक कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक टाइम पर मैं ऐसा प्रॉमिस भी इन्वोक कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है आप एक बार में एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर जब आपने यहाँ से न्यू करा तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि न्यू करने के बाद दोबारा किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दो। यहाँ पे तो नहीं कर सकते, आप एक टाइम पे एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, चाहे आप ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करो या फिर ये वाला या फिर ये वाला। तो अभी के लिए मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इस 0 वाले को ऊपर को ले जाता हूँ ताकि कोड थोड़ा सा सही दिखने लगे। ये रहा, सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर 1 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब देखो, हाँ मैं ऐसे ऑब्जेक्ट बहुत सारे बना सकता हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट ये बनाया एंड मैंने एक ऑब्जेक्ट rp नाम से बनाया, दैट इज rp1, एंड इसको मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं करी। फिर rp1 के सभी डेटा को प्रिंट कर लिया एंड मैंने एक और बनाया rp2 के नाम से, जिसको मैंने कुछ और वैल्यू पास करी, लाइक 10, 5, 7 एंड rp2 के डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर लिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो देखो rp जो है वो कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, वो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ये है मेरा 0th कंस्ट्रक्टर, ये है मेरा फर्स्ट, ये है मेरा सेकंड कंस्ट्रक्टर। वो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है जिसके अंदर मैंने 1 पैरामीटर पास किया है। तो हाइट, विड्थ, लेंथ तीनों तय हो जाएंगे। ये कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, ये उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है जिसके अंदर मैंने 0 पैरामीटर पास किया है, यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास करे हैं, यानी हाइट, विड्थ, लेंथ। जिसके अंदर मैंने तीनों पास करूंगे, ये सिर्फ उसी कंस्ट्रक्टर को जाके कॉल करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करी है, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कर दी। कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग, जैसे कि ये वाला कंस्ट्रक्टर भी है, ये वाला कंस्ट्रक्टर भी है, ये वाला कंस्ट्रक्टर भी है। तो मैंने बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बनाए और मैंने कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कर दी। मैं चाहूँ तो यहाँ पे और भी कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर भी डिजाइन कर सकता हूँ, जैसे कि ये कंस्ट्रक्टर ये बनाया एंड साथ में मैंने एक स्ट्रिंग भी पास कर दिया। स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए कुछ चीज़ पास कर दी एंड यहाँ पर आकर मैं डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ। जो भी ये प्रिंट करने के लिए बोलेगा मैं उसे प्रिंट कर दूंगा। जैसे कि मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ इधर, अब इसे चलाते हैं। ये मैंने बनाया rp और इसको एक वैल्यू पास कर दी, हेलो वेब कोडर्स। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो चुकी है। 1 पैरामीटर, 0 पैरामीटर, 3 पैरामीटर एंड 4 पैरामीटर। तो मैंने यहाँ पे 4 टाइप के कंस्ट्रक्टर बनाए, 4 टाइप के कंस्ट्रक्टर को कॉल करा और 4 वेरिएबल्स बनाए। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये हो गया रन। सबसे पहले वॉल्यूम सरफेस एरिया, क्योंकि मैंने एक ही पैरामीटर पास किया था, 0 पैरामीटर पास किया था, 3 पैरामीटर पास किया था। और इसमें सबसे पहले आती क्या प्रिंट हुआ, हेलो पेप कोडर्स। हेलो पेप कोडर्स के बाद वॉल्यूम प्रिंट हुआ एंड देन 310। तो एक्चुअल में ये लाइनें वर्क कैसे कर रही होगी, देखो जब ये वाला डेटा आया ना, सबसे पहले जब कोड के अंदर इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया था, नीचे वाले कंस्ट्रक्टर को, तो उसने 3 चीजें पास करी, हाइट, विड्थ, लेंथ और स्ट्रिंग। पहले उसने इन सबको असाइन करा, जो भी हाइट, विड्थ, लेंथ का डेटा रखा हुआ था उसको क्लास के अंदर रखे हुए वेरिएबल के अंदर उनको असाइन किया। असाइनमेंट पहले करा उसने। असाइनमेंट करने के बाद उसने इस प्रिंट वाले डेटा को जाके प्रिंट कर दिया।
तो यहाँ पर मैंने किया कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाए। कब कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करेगा आर्गुमेंट्स के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का अलग होना जरूरी है, क्योंकि फंक्शन के नाम तो सेम है। इसको ओवरलोडिंग क्यों कहते हैं? इसको ओवरलोडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास ना फंक्शन के नाम सेम है। इस फंक्शन का नाम भी रेक्टेंगुलर पेयर, इसका भी रेक्टेंगुलर पेयर, इसका भी रेक्टेंगुलर पेयर, इसका भी रेक्टेंगुलर पेयर। अब मैं इन सारे फंक्शन में डिस्टिंग्विश कैसे करूं कब कौन सा फंक्शन, कब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है? तो देखो सभी कंस्ट्रक्टर के नाम सेम है और कब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें यूज करना होगा यहाँ पर पैरामीटर्स। तो इसमें 0 पैरामीटर है, इसमें 1, इसमें 3 एंड इसमें 4। तो एज अ ह्यूमन अगर आप इसके अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हो ना, तो आप तो मशीन भी कर लेगा। अगर आप एज अ ह्यूमन इसके अंदर डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो तो आपकी जो मशीन है ना वो भी इसके अंदर डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कब कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख के बता पा रहा हूँ कि अगर मैंने नीचे से 0 पैरामीटर पास करे ना तो मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहिए। अगर मैंने 1 पैरामीटर पास किया है तो मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करे हैं तो मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहिए। और जब मैं 4 पैरामीटर पास करूंगा तो मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, ऑर्डर से भी फर्क पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो कोई पर्सन इसको इस तरीके से कॉल कर ले, हाइट विड्थ दिस, हालांकि दोनों कंस्ट्रक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, पर ऑर्डर अलग है। इसके अंदर पहले इंटीजर आ रहा है एंड देन स्ट्रिंग आ रहा है, जबकि यहां पर पहले स्ट्रिंग आ रहा है देन इंटीजर आ रहा है। तो अब भी मैं इसके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। कैसे? अगर मान लो कोई मुझे पहले स्ट्रिंग दे रहा है और फिर 3 इंटीजर डेटा दे रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है जिसमें पहले स्ट्रिंग आ रहा है देन इंटीजर आ रहा है। या फिर किसी ने पहले स्ट्रिंग दिया एंड देन इंटीजर दिया, मैं समझ जाऊंगा कि इसने पहले इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करा है। तो जब मैं अपने आप मतलब एज अ पर्सन अगर आप इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर पा रहे तो आपकी मशीन भी कर पाएगी। पर अगर मान लो मैंने कंस्ट्रक्टर ऐसा बना दिया सेम तरीके का, अब मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूं इन दोनों में से कौन सा कॉल करूं? तो मशीन भी कह रहा है, मशीन भी यहाँ पे एक लाइन बोल रहा है कि डुप्लीकेट मेथड रेक्टेंगुलर पेयर। आपने एक डुप्लीकेट सा कंस्ट्रक्टर बना दिया, इंट नाम का कंस्ट्रक्टर तो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, आप दोबारा से ये क्यों बना रहे हो? इसीलिए आपको कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिससे आप हर एक कंस्ट्रक्टर के बीच में कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट कर पाओ। इसी चीज को कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो एक बार इसे भी प्रिंट करके देख लेते हैं। RP4, तो ये गलत किया है, यहाँ पे RP3, यहाँ पे RP3 और RP4 के अंदर हेलो पेपकोडर्स @ प्रिंट करेंगे हम, और ये हो जाएगा मेरा RP4 एंड ये हो जाएगा मेरा RP4। अब इसे रन करते हैं तो देख लो, सबसे पहले RP1, RP2, RP3 और RP4। अब इसे रन करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, वॉल्यूम सरफेस एरिया, पहले आएगा हेलो पेपकोडस 350 और 310, फिर आएगा हेलो पेपकोडस _@ फिर 350 310। इसके अंदर वैल्यू चेंज कर दूंगा तो वैल्यू अलग आ जाएगी। अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो मेरा आंसर अलग आएगा, 650 आ रहा है और इसका अलग आ रहा है। तो ये जो हमने करा आज के टॉपिक में, यानी आज की वीडियो में जो भी हमने सीखा, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी होता है, वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हम दिस का रेफरेंस भी समझेंगे, दिस एक्चुअल में होता क्या है। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर देना एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इसके अंदर फर्दर नोटिफिकेशंस आती रहती है। जैसे कोई वेबिनार हो रहा है या फिर कोई जॉब की नई ओपनिंग आई है इसके रिलेटेड, या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो हमें लगता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो उनके साथ हम शेयर करते हैं वहाँ पर। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।